हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, मैं फिर से वापस आ गया हूं और एक नए चैप्टर के साथ आया हूं। इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट लिखा है कि सर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो बच्चों की डिमांड पर मैंने फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिसाइड किया है कि आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। बच्चों, आपके लिए ज़रूरी सूचना कि आप कभी सचमुच दिल से पढ़ना चाहते हैं तो अभी की अभी एक कॉपी ले लें, पेन ले लें, और अभी कॉपी पेन अभी नहीं लिया हो तो जल्दी से भाग के जाएं और कॉपी और पेन को लेके आ जाएं, क्योंकि आज से जो मैं लिखूंगा उसके नोट्स भी आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में और अच्छे से लिख लें, जिससे ये होगा कि आपका नुकसान भी नहीं होगा। वीडियो आप सुनते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे और नोट्स को बनाते भी जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि खुद के लिखे हुए नोट्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, मूल्यवान होते हैं और प्रीशियस होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आज से नोट्स बनाना शुरू कर लें। तो चलिए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर, फिजिक्स के मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फिजिक्स का जिसका नाम है, क्या नाम है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में हम बहुत सी डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एनटीएससी में पूछे हुए जो क्वेश्चन हैं उन्हें भी हम देखेंगे, और साथ के साथ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ डिटेल में पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन, बच्चों आखिर ऐसा क्या होता है कि आप अपने घर में स्विच ऑन करते हैं और लाइट जल जाती है, स्विच ऑन करते से पंखा चालू हो जाता है, स्विच ऑन करने से फ्रिज चालू हो जाता है, टीवी चालू हो जाता है। ऐसा क्या है उस स्विच के अंदर, ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपके स्विच की वजह से आपके फ़ैन चालू हो जाते हैं, ट्यूबलाइट चालू हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं, वो शुरू हो जाते हैं। और ऐसा क्या होता है कि स्विच ऑफ करते से वो सारे डिवाइस काम करना बंद हो जाते हैं। स्विच ऑफ करते से जो प्रेस है वो प्रेस गर्म होना बंद हो जाती है, या फिर कहें गीज़र जो है वो पानी को गर्म करना बंद कर देते हैं। तो सारे चीज़ों का जवाब आज हम देंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में, क्या कारण है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से पहले। इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों साथ के साथ लिखते चलो। इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर कहें या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट कहें, इन अ कंडक्टर कहें या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट कहें, इलेक्ट्रिक सर्किट कहें। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इज कॉल्ड क्या बच्चों? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इसका क्या मतलब है आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। बच्चों आपसे कोई पूछे कि भैया वाटर करंट क्या होता है, तो आप कहेंगे पानी का फ्लो होना इज कॉल्ड वाटर करंट। वाटर करंट क्या होता है? वाटर का फ्लो होना इज कॉल्ड वाटर करंट। एयर करंट क्या होता है, तो आप कहेंगे एयर के पार्टिकल का फ्लो होना इज कॉल्ड एयर करंट। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो चार्ज का फ्लो होना इन अ कंडक्टर, चार्ज का फ्लो होना किसी कंडक्टर में क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी भाषा, पानी का फ्लो होना इज कॉल्ड वाटर करंट, एयर का फ्लो होना इज कॉल्ड एयर करंट। वैसे ही चार्ज का फ्लो होना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। पर बच्चों यहाँ पर द रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो होना किसी पर्टिकुलर टाइम में,
चार्ज का फ्लो होना किसी पर्टिकुलर टाइम में इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का हम फॉर्मूला लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का हम फॉर्मूला लिखते हैं, सारी जानकारी लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्या होता है बच्चों? फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज को फ्लो होने में कुछ ना कुछ तो क्या लगा होगा? टाइम टेकन। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किससे करते हैं? पहले लिख देते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। इसे डिनोट किससे करते हैं? तो इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल आई। आई कहें, स्मॉल कहें या कैपिटल कहें, बात एक ही है। स्मॉल आई लिखें या कैपिटल, मतलब कुछ आपकी मर्जी है। स्मॉल आई लिखें या कैपिटल आई, जो आपको लिखना है लिख सकते हैं, लिखते चलो। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा? आई, मैं स्मॉल आई बना रहा हूँ। और फ्लो ऑफ चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। हाँ, कैपिटल Q लिखो या स्मॉल q, जैसा लिखना हो आपकी मर्जी। और टाइम को किससे डिनोट करते हैं? T से। तो I का फॉर्मूला क्या हो गया? Q/T। बच्चों जोर से बोलो, जोर से बोलो। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T। I का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Q/T। अब हम देखते हैं इसकी यूनिट, अब हम देखते हैं यूनिट। तो यूनिट ऑफ करंट, हाँ बच्चों यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिक करंट ही, मैं बार बार इलेक्ट्रिक करंट नहीं लिखूंगा करंट, क्योंकि चैप्टर में वाटर की तो बात चल नहीं रही है, एयर की बात नहीं चल रही, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को मैं करंट लिख रहा हूँ। करंट की यूनिट क्या होती है तो देखते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Q/T। हाँ है ना। छोटी क्लासेस में आपने चार्ज की यूनिट देखी होगी, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। नाम भी सुना होगा कूलम, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है कूलम। तो चार्ज की यूनिट हो गई कूलम। और टाइम की SI यूनिट जो होती है वो होती है सेकेंड। तो बताओ करंट की यूनिट क्या हो गई? करंट की यूनिट हो गई कूलम पर सेकेंड। क्या हो गई बच्चों? कूलम पर सेकेंड। अब बच्चों आप कहेंगे कि सर इसकी एक और यूनिट होती है, जवाब है एम्पियर। तो मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ बच्चों। जैसे महान साइंटिस्ट होते हैं, जैसे न्यूटन, कभी नाम सुना होगा न्यूटन। क्लास 9th में आपने न्यूटन नाम सुना था, जिसमें हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, याद होगा। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके अलावा न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, और साथ के साथ और बड़ी क्लासेस में न्यूटन्स के नाम छाए रहते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये सारे नाम न्यूटन्स के हैं। इसलिए न्यूटन जैसे फेमस साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए फोर्स की यूनिट क्या बना दी गई? न्यूटन। आप जानते हैं उसका सम्मान, उसको सम्मान देने के लिए फोर्स की यूनिट क्या बनाई गई? न्यूटन। वैसे पास्कल नाम सुना होगा, पास्कल भी एक फेमस साइंटिस्ट है, इसलिए पास्कल को सम्मान देने के लिए प्रेशर की यूनिट क्या बनाई गई? पास्कल। वैसे ही चार्ज की यूनिट को कूलम बनाया गया, वैसे ही करंट की यूनिट को कहा जाता है एम्पियर। क्या कहा जाता है बच्चों? एम्पियर। तो आपसे कोई पूछे एम्पियर क्या होता है? भाई कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कूलम पर सेकेंड को एम्पियर। अब आप कहेंगे एम्पियर क्या है? एम्पियर क्या है? एक फ्रेंच साइंटिस्ट का नाम है। फ्रेंच साइंटिस्ट, क्या नाम है? फ्रेंच साइंटिस्ट, और उसका नाम है उसका आंद्रे मेरी एम्पियर। क्या नाम है बच्चों? आंद्रे मेरी, हाँ मेरी नहीं, तेरी मेरी नहीं, आंद्रे मेरी एम्पियर। क्या नाम है उसका? आंद्रे मेरी एम्पियर। उसी के सम्मान में करंट की यूनिट क्या दी गई है? एम्पियर। तो बच्चों मैं लिखता हूं यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या होती है बच्चों? एम्पियर, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ए से। आपसे कोई पूछे सर कूलम पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? तो करंट की। एम्पियर किसकी होती है? करंट की। दोनों ही यूनिट जो है वो करंट की होती है। अब करंट की यूनिट हो गई। अब आपको बता दूं करंट स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर? स्केलर या वेक्टर। स्केलर क्या होता है? स्केलर का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्या होता है? जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इट इज़ अ कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। करंट जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैं बताऊंगा डायरेक्शन क्यों नहीं होती, इसके बारे में आपको चर्चा करके बताऊंगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कभी आपने नाम सुना हो एम मीटर। एम मीटर
इसके बारे में भी एक कहानी समझाता हूँ, कहानी से मज़ा आता है। बच्चों, टेम्परेचर को नापते हो तो टेम्परेचर को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। टेम्परेचर को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। बोलो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? थर्मामीटर। हाँ है ना, मतलब टेम्परेचर को मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट है थर्मामीटर, डिस्टेंस को मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट है ओडोमीटर, स्पीड को मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट है स्पीडोमीटर। वैसे ही एम मीटर क्या होता है? एम मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है विच मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। ये किसे मेज़र करता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। एम मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसे मेज़र करता है? करंट को। एम मीटर का सिंबल जो होता है वो होता है कैपिटल ए, मतलब इंस्ट्रूमेंट का सिंबल होता है कैपिटल ए, और आसपास दो लाइन बना दी जाती है जो कि वायर को रिप्रेजेंट करती है। लेफ्ट में प्लस लिख देते हैं और राइट में माइनस लिख देते हैं। तो एम मीटर समझ में आया होगा। देखिए नाम मिलता जुलता है। एम्पियर करंट को मेज़र करने वाली यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और करंट को मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है एम मीटर। क्या होता है बच्चों? एम मीटर। अब आपसे एक नया क्वेश्चन पूछता हूँ कि डिफाइन 1 एम्पियर। सर 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर क्या होता है? तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा 1 एम्पियर। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं रेड पेन से लिखता हूँ। बच्चों बताओ, आपके पापा कभी कार चला रहे हैं और कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, तो और आपसे कोई पूछे डिफाइन 100 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपके पापा कभी 1 घंटे तक कार चलाए तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? 100 किलोमीटर। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ़ अ पर्सन या फिर इफ़ अ मशीन ट्रेवल्स फॉर 1 आवर एंड कवर्स 100 किलोमीटर डिस्टेंस, देन हीज या फिर इट्स स्पीड इज़ 100 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? कभी वो आदमी 1 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये तो बात समझाने की हुई। देखो मेरा तरीका क्या है, किसी चीज़ को समझाने के लिए दूसरी चीज़ को समझाना। मैं दूसरी चीज़ को समझाता हूँ तो मेरी चीज़ आसानी से समझ आ जाती, मैं समझाता हूँ। चलो इसका आंसर लिखते हैं। आंसर क्या है? डिफाइन 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर क्या होता है? तो बच्चों आई का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? Q/T। हाँ है ना। आई का फॉर्मूला Q/T। और बच्चों बताओ चार्ज कितना? हमने चार्ज को ले लिया 1 कूलम, टाइम को ले लिया 1 सेकेंड। हाँ है ना। अब बच्चों सोचो दिमाग लगाओ। 1/1 1, अरे 1/1 1, अरे 1/1 1। और कूलम पर सेकेंड को बोलो क्या बोलते हैं? एम्पियर। हाँ है ना। अब इससे बताओ 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर क्या होता है? जोर से बोलो 1 एम्पियर क्या होता है? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, मतलब कभी 1 सेकेंड में कभी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो जाए किसी कंडक्टर से, तो हम कहेंगे उस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। मैं लिख के बताता हूँ क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, बच्चों लिख रहे हो कि नहीं? लिख रहे हो और जल्दी से लिखते भी चलो। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो through a conductor in 1 second, then 1 ampere current is flowing through a conductor। बच्चों समझ में आया? क्या समझ में आया? कभी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो हम कहेंगे कि भैया उस वायर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और कोई आपसे बोले भैया 2 एम्पियर कब फ्लो होगा, तो 2 कब आएगा? सोचो, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पर 1। मतलब
1 सेकेंड में कभी 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो जाए तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। 100 एम्पियर कब होगा? सोचो, 100 एम्पियर 100 एम्पियर 100 एम्पियर कब होगा? 100 एम्पियर कब होगा? जब 100 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो जाए कंडक्टर से 1 सेकेंड में, तो 100 एम्पियर करंट फ्लो होगा। कितना सिंपल है प्यारे बच्चों, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। उम्मीद करता हूँ ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जल्दी से नोट डाउन कर ले नोट डाउन, करो बच्चों नोट डाउन, डरने की क्या बात है, जल्दी से नोट डाउन करो। और कभी मैं जल्दी से मिटा दूं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, ठीक है? तो आपने लिख लिया होगा बच्चों, मैं मिटा रहा हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर कंडक्टर क्या होता है? तो मैं आपको कंडक्टर के बारे में जानकारी दे दूँ। कंडक्टर क्या होता है बच्चों? कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है, कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जो आसानी से करंट को फ्लो होने दे। वो करंट अभी थोड़ी देर पहले बताया, करंट का मतलब क्या होता है? जो चार्ज को आसानी से फ्लो होने दे। कंडक्टर क्या होता है प्यारे बच्चों? कंडक्टर होता है इट इज अ मटेरियल विच कैन easily flow या फिर allowed to pass, easily flow या allowed to flow electric charge through them। सर ये समझ में नहीं आया बच्चों। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो अपने अंदर आसानी से चार्ज को फ्लो होने दे, या कहें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दे। आपके घरों में बताओ करंट किस मटेरियल से फ्लो होता है? तो आप कहेंगे सर हमें पता है। बताओ कंडक्टर किस मटेरियल से फ्लो होता है? तो बच्चों ऑल मेटल्स, सारी की सारी मेटल्स जो होती है बहुत ही अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। सारी मेटल्स में हम आयरन ले सकते हैं, सिल्वर, आयरन ले सकते हैं। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर होता है और होता है कॉपर, गोल्ड, ये सारी की सारी जो है ऑल मेटल जो होती हैं। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है, पर सिल्वर महंगा होता है, इसलिए हम सिल्वर को यूज़ नहीं करते। तो सर क्या यूज़ करते हैं? हम अपने घरों में ज़्यादातर कॉपर यूज़ करते हैं। कॉपर सस्ता होता है, बहुत ही सस्ता होता है, इसलिए कॉपर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो बच्चों सारे के सारे कंडक्टर तो ऑल मेटल्स जो होती है गुड कंडक्टर होती है। और सर ह्यूमन बॉडी जो होती है ये भी गुड कंडक्टर होती है। हाँ बच्चों, ह्यूमन बॉडी मतलब हम में भी करंट फ्लो होता है, इसलिए तो जब हम स्विच को हाथ लगाते तो करंट लग जाता है, लगता ही होगा। ह्यूमन बॉडी भी है। इसके अलावा पानी, वाटर, तो मैं कहूँगा नहीं, वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर, पर कभी मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ? रेन वाटर। तो आप कहेंगे सर रेन वाटर और वाटर में क्या अंतर है? बच्चों वाटर जो होता है H2O होता है, मतलब H2O, पर रेन वाटर में H2O प्लस एसिड प्लस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एसिड होते हैं रेन वाटर में, इसलिए उनकी वजह से करंट फ्लो होने लगता है। तो कंडक्टर समझ में आया। अब आपसे कोई पूछे सर इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर कंडक्टर के उल्टे होते हैं, मतलब कंडक्टर करंट को आसानी से फ्लो होने देते हैं, बिल्कुल। और इंसुलेटर जो होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कहें या फिर करंट कहें, इनको फ्लो होने नहीं देते अपने अंदर से। तो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ अ मटेरियल विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक चार्ज कहें या करंट कहें, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। ठीक है, तो बच्चों इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जो करंट को पास होने नहीं देते। तो एग्जाम्पल दें तो बच्चों मैंने अभी कहा था वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और प्लास्टिक, रबर, आपके
आपके पापा मम्मी कहते हैं जब बारिश आती है और कभी स्विच बंद करने की बारी आती है तो पापा मम्मी बोलते हैं भैया लकड़ी से बंद कर दे नहीं तो करंट लग जाएगा। तो बच्चों, या फिर चप्पल पहन के स्विच ऑन किया कर, रबर की चप्पल पहन के, सुनता नहीं है तू, रबर की चप्पल पहन लो या फिर लकड़ी ले लो। ये सारे के सारे जो होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब कभी आपने रबर की चप्पल पहन रखी है, प्लास्टिक की चप्पल पहन रखी है, लकड़ी की चप्पल पहन रखी है और आपने कभी स्विच बोर्ड को हाथ लगा दिया जिसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा था, पर आपको झटका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि करंट आप में से पास ही नहीं हो पाएगा। तो आप कहेंगे सर पास क्यों नहीं हो पाएगा, ह्यूमन बॉडी में से तो पास हो रहा है। तो बच्चों, ह्यूमन बॉडी से तो पास हो रहा है, पर मेरे पैर में चप्पल होने की वजह से, रबर की चप्पल होने की वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन उठता है सर्किट क्या होता है, तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? सर्किट की स्पेलिंग इलेक्ट्रिक। अब क्वेश्चन उठता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। चलो पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। A continuous path of electric current is called electric circuit। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? देखो मैं आपको एक समझाता हूँ, एक बात समझाता हूँ। बच्चों आप बताएं, स्विच को ऑन करने से ऐसा क्या होता है कि टीवी चालू हो जाती है? स्विच को ऑफ करने से ऐसा क्या हो जाता है कि टीवी ऑफ हो जाती है? तो बच्चों एक तरह से मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा कंटिन्यूअस पाथ होता है, कंटिन्यूअस, बीच में कोई सी भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। बीच में जरा सी भी रुकावट हुई तो स्विच सर्किट क्या हो जाएगा? ऑफ, और आपकी टीवी चलना बंद हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? चार्ज का कंटिन्यूअस पाथ। कभी चार्ज को आप कंटिन्यूअसली फ्लो होने दें तो उस पाथ को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ एक इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसमें मैं एक बल्ब बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बच्चों? एक बल्ब दिख रहा होगा। ये मैंने एक बल्ब बनाया, ये सिंबल है बच्चों, बल्ब नहीं है, बल्ब का सिंबल है। ये बल्ब बनाया, क्या है बच्चों? एक बल्ब है। अब बल्ब है, टीवी भी हो सकती है, अभी फ़िलहाल के लिए बल्ब लिया, और बल्ब के साथ मैंने एक बैटरी ले ली। क्या ली बच्चों? बैटरी है, बैटरी का सिंबल है जो अभी हम पढ़ेंगे, पर ये बैटरी का सिंबल है। और साथ के साथ एक स्विच ले लिया, ये स्विच की ये ऑन पोजीशन में, ये क्या है बच्चों? ये बैटरी है, ये क्या है बच्चों? स्विच है, बैटरी है, स्विच है। और हमने यहाँ पर करंट को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, जैसे हम एम्पियर कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया। और मैंने प्लस माइनस का बताया था, बैटरी के प्लस से इसका प्लस कनेक्ट होगा, बैटरी के माइनस से एमीटर का माइनस कनेक्ट होगा। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का ब्लॉक डायग्राम या डायग्राम कहें। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट होता है कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट, कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट, कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट, कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट। करंट का कंटिन्यूअस पाथ क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। अब बच्चों, अब आपसे कहें कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो बता देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चों, हम ऐसा अज्यूम करते हैं, हमने ऐसा माना है, हमने ऐसा अज्यूम किया है कि करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से फ्लो होता है। करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से फ्लो होता है। हमेशा करंट जो होता है बैटरी के पॉजिटिव से शुरू होता है और एंड कहाँ होता है? बैटरी के नेगेटिव पे। याद रखना, करंट की डायरेक्शन हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से शुरू होती है और एंड कहाँ होती है? माइनस पे। पर हम ऐसा मानते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्या होते हैं? अरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बच्चों बताओ, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज क्या होता है? ये आपको याद होगा क्लास 9th में। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन बताओ, बैटरी
में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये तो पता होगा। तो इलेक्ट्रॉन बोलो कहाँ की तरफ भागेंगे? आपने सुना होगा नेगेटिव चार्ज हमेशा प्लस की तरफ भागते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बोलो कहाँ भागेंगे? प्लस की तरफ। तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई? करंट और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। इसलिए करंट की डायरेक्शन क्या मानी जाती है? करंट की डायरेक्शन मानी जाती है, करंट डायरेक्शन जो होती है वो होती है क्या? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों याद रखना, करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या अज्यूम की जाती है? ये अज्यूम किया हमने, करंट की डायरेक्शन को हमने क्या अज्यूम किया है? इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट। बच्चों यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ। करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से फ्लो होता है और एंड कहाँ करता है? नेगेटिव पे। एक बात ये समझ में आ गई, करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से फ्लो होता है, करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से फ्लो होता है और ख़त्म कहाँ होता है? नेगेटिव पे। ये बात समझ में आ गई। करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से शुरू होता है, करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ होता है? नेगेटिव पे। या फिर कहें कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसे नोट डाउन करें, जल्दी से नोट डाउन करें, लिख लें, जल्दी से लिख लें, जल्दी से लिख लें। लिख लो बच्चों, लिख लो। लिख लिया? सब बच्चों ने लिख लिया? लिख लिया, लिख लिया। मिटारू 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 लिख लिया? लिख लिया बच्चों? चलो मैं रफ कर रहा हूँ इसे। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं करंट के ऊपर। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी का है। तो क्वेश्चन हम करते हैं न्यूमेरिकल। क्या है न्यूमेरिकल? तो आपको निकालना है कैलकुलेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ filament of electric bulb. Calculate charge flowing through a filament of electric bulb if 0.05 ampere of current is flowing through it in 10 मिनट्स। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे हैं और लिख रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे हैं और लिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? एक बल्ब है। क्या है बच्चों? एक बल्ब है। उस बल्ब में से कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं? उस बल्ब के फिलामेंट, आपने देखा होगा बल्ब में फिलामेंट होता है टंगस्टन का फिलामेंट। उस बल्ब के फिलामेंट में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं जब करंट कितना पास हो रहा है? 0.05। कितना बच्चों? 0.05 एम्पियर। और कितने मिनट्स के लिए? 10 मिनट के लिए। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है और करना क्या है। चलो तो आंसर हम लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको करंट दिया हुआ है, आपको करंट आई दिया हुआ है। बोलो करंट कितना दिया हुआ है? 0.05 एम्पियर ये दिया हुआ है करंट। और कितने टाइम तक करंट फ्लो किया गया है? तो आपको टाइम भी दिया हुआ है। आपको टाइम दिया हुआ है कितना? 10 मिनट। पर बच्चों आपको बता दूं, मिनट एसआई यूनिट नहीं होती, सेकंड होती है। तो आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो जवाब है 600 सेकंड। हाँ है ना? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने होंगे? 600 सेकंड। अब आपको निकालना क्या है कि कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं और चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। ये भी आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको याद होगा करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज Q अपॉन में टाइम T। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। करंट कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों? 0.05 एम्पियर। और चार्ज आपको निकालना है और टाइम कितना दिया हुआ है? 600 सेकेंड। 600 का 0.05 से मल्टीप्लाई करें तो 600 का 0.05 से मल्टीप्लाई करें तो 0.05 को ऐसा लिख सकते हैं हम
0.05 का पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया, तो 100 से 600 कैंसिल, तो Q कितना आ जाएगा 30, और यूनिट बोलो क्या आएगी बच्चों, कूलम। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपने 10 मिनट तक स्विच को ऑन किया उस बल्ब में से, और बल्ब में करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.05 एम्पियर, तो उस टाइम कितने चार्ज फ्लो हो चुके होंगे, 30 कूलम चार्ज फ्लो हो चुके होंगे। कितने बच्चों, 30 कूलम चार्ज फ्लो हो चुके होंगे। कितना सिंपल है। एक और क्वेश्चन लेते हैं मज़ेदार क्वेश्चन के लिए एक लेते हैं कि मान लो इफ़ 10 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग की स्पेलिंग तो बहुत ही फ्लो हो रही है। इफ 10 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 आवर, फाइंड चार्ज। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, चार्ज। अब क्वेश्चन उठता है मिली कितना होता है, तो पहले देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। तो करंट को मैं सीधे आई लिख दूं बच्चों, करंट को आई लिख देता हूं। तो करंट जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मिली एम्पियर। अब मिली क्या होता है, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ और मिली लिख देता हूँ। बच्चों मिली एम्पियर क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3। मिली का मतलब कितना होता है, 10 टू द पावर -3। और माइक्रो एम्पियर अभी तो मैंने पूछा नहीं है, पर ये लिख देता हूँ मैं, माइक्रो होता है 10 टू द पावर -6। सर 10 टू द पावर -3 कितना होता है, 0.001, और 10 टू द पावर -6 कितना होता है, 0.00001, मतलब 5 0 और फिर आएगा 1। तो 10 मिली एम्पियर कितना होता है, ये नहीं आया तो बता दो। मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, 10 तो एज इट इज़ 10 टू द पावर -3 एम्पियर करंट दिया हुआ है। और टाइम कितना दिया है बच्चों, 1 आवर। आपको पता है आर कभी एसआई यूनिट नहीं होती, क्या होती है टाइम की एसआई यूनिट, सेकेंड। तो बच्चों 1 घंटे में कितने मिनट, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और हर मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3600 सेकेंड। हाँ है ना। तो बच्चों करंट का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। बिना टाइम वेस्ट किए करंट का फॉर्मूला Q/T। करंट कितना दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 10 × 10 की पावर -3। चार्ज आपको निकालना है, और चार्ज टाइम कितना दिया है, 3600 सेकेंड। तो कभी आपको चार्ज निकालना है तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई करोगे किससे करोगे बच्चों, मल्टीप्लाई 3600 से। अब आप कैसे मल्टीप्लाई करें, तो बच्चों देखो 10 एज इट इज़ 10 की पावर -3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 की पावर -3 को डिवाइड में ले जाएं तो 1/10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 कितना होता है, 1 के आगे 3 0, और यहाँ पर कितना चल रहा है 3600। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो बच्चों बताओ चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, 36 कूलम। कितना फ्लो हो रहा है बच्चों, 36 कूलम। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी, हाँ है ना बच्चों। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें नोट डाउन बच्चों। मैं आपको समय दे रहा हूँ नोट डाउन करने का, कीजिए, इसे नोट डाउन कर ले बच्चों। कर लिया बच्चों नोट डाउन, ठीक है। और कभी आप नोट डाउन नहीं कर पाते हैं तो उस टाइम स्क्रीनशॉट खींच लें। नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिटेल में जानकारी ली। अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों साथ साथ लिखते भी चलें। तो बच्चों आज हम नया टॉपिक देखते हैं कि क्या है, नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके लिए मैं आपको कुछ कहानी बताना चाहूँगा। कहानी ये है कि बच्चों बताओ, आपके घरों में टंकियां हैं, टंकी में पानी ऊपर है, और आपके ऊपर जो टंकी में पानी है उससे पाइप कनेक्टेड है नीचे तक।
मान लीजिए आपने नीचे से नल को खोला तो बोलो क्या आएगा, तो जवाब है कि पानी आ जाएगा, आएगा ना। अब मैं आपसे कभी पूछूं कि अब नीचे वाली टंकी का पानी ऊपर चढ़ाना है तो क्या पानी अपने आप ऊपर जा सकता है, तो जवाब है नहीं, आपको क्या लगानी होगी, मोटर। इसका मतलब ये हुआ कि पानी ऊपर से नीचे किसी ना किसी वजह से आ रहा है और वजह है ग्रेविटेशन। क्या है बच्चों, ग्रेविटेशन। कभी ग्रेविटी नहीं होती तो ऊपर का पानी नीचे नहीं आ पाता, हाँ है ना। और नीचे का पानी ऊपर किस वजह से जा रहा है, तो जवाब है मोटर की वजह से, हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से पानी नीचे किसी ना किसी वजह से आ रहा है और नीचे से पानी ऊपर भी किसी ना किसी वजह से ही जा रहा है। इसका मतलब पानी को ऊपर से नीचे आने और नीचे से ऊपर जाने में कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो कि वर्क कर सके। क्या कर सके, वर्क कर सके। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यही होता है। मान लो एक चार्ज है जिसे हम बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज है, बेचारा चार्ज है। ये फिलहाल कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। इस चार्ज को मान लो आपको कहाँ ले जाना है, इस पॉइंट P पर ले जाना है, तो चार्ज अपने आप थोड़ी जाएगा। जैसे पानी नीचे से ऊपर अपने आप थोड़ी आ रहा है। जैसे स्पेस की बात करें, स्पेस में पानी नीचे से ऊपर से क्या नीचे आ सकता है, तो जवाब है नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं है। पर कभी उस पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो कोई ना कोई तो वर्क करना ज़रूरी है। वैसे ही इस चार्ज को इस P पॉइंट पर लाने में क्या करना होगा, वर्क करना होगा। तो इस चार्ज को इस पॉइंट पर ले जाने में किए गए वर्क को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा सा भारी शब्द है, समझ में भी कम आता है, पर देखें मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्या कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मैं फिर से समझाता हूँ। ये पेन यहाँ रखा हुआ है, हाँ है ना। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी। मतलब कभी आप कल देखोगे तो ये पेन यहीं मिलेगा, परसों देखोगे तो भी यहीं मिलेगा, 1000 साल बाद आओगे तो भी यहीं मिलेगा। पर कभी मैंने यहाँ पर अपने हाथ से वर्क कर दिया तो क्या ये पेन अब एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगा, जवाब है हाँ। मतलब इस पेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो कुछ ना कुछ तो वर्क करना होगा। इसी वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होगी, डेफिनेशन होगी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to some point, from infinity to some point in electric field is called electric potential, is called electric potential at that point। सर आपने जो समझाया वो तो समझ आ गया, पर इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये वही लिखा हुआ है। चार्ज अभी फ़िलहाल कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। जैसे पानी आपकी छत पे होता है और नीचे लाने के लिए कौन वर्क करता है, कोई ना कोई तो वर्क करता है, ग्रेविटेशन फोर्स। वैसे ही यहाँ पर इस चार्ज को जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और उसे P पॉइंट पर लाने में कुछ भी वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to some point in a electric field is called electric potential at that point। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में किए गए वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बता दूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। सर इसका मतलब क्या है, चार्ज को इन्फिनिटी से हम कहाँ ला रहे हैं, P पॉइंट पर, और इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लाने में कुछ तो वर्क करना होगा, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं, तो लिख देते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल
V, इसे किससे डिनोट करते हैं बच्चों? V सिंबल से। V जो है कैपिटल है तो V से डिनोट करते हैं, V से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? V से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया V से, वर्क को डिनोट करते हैं बचपन से W से, और चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। कैपिटल Q लिखो या स्मॉल q लिखो, बात एक ही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बताओ, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? बताओ, इट इज़ स्केलर या वेक्टर? तो बच्चों वर्क स्केलर होती है, तो आपको पता है चार्ज भी स्केलर होता है, तो इट इज़ कौन सी क्वांटिटी? इट इज़ कौन सी क्वांटिटी बच्चों? इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया, इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट तो लिखना भूल गए, तो यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट देखते हैं। इसकी यूनिट के लिए बच्चों हमें फॉर्मूला लिखना होगा। बच्चों V का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? W/Q। V का फॉर्मूला W/Q। अब बच्चों वर्क यूनिट क्या होती है? तो बहुत ही फेमस है, यहाँ बैठे हुए सभी बच्चों को वर्क यूनिट याद होगी, जूल 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 जूल। और इसकी यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट है कूलम। बच्चों डर डर के पढ़ो मत, मज़े से पढ़ो, डरने की क्या बात है, ये तो शुरुआत है, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है। वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो बोलो यूनिट क्या हो गई? जूल पर कूलम। बोलो यूनिट क्या हो गई? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। और बच्चों बता दूं, जूल पर कूलम को एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, और साइंटिस्ट का नाम है वोल्ट। पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर उसका सरनेम जो है वोल्ट है। तो जूल पर कूलम को कहा जाता है वोल्ट, और उसका सिंबल क्या है? V। अब आप कहेंगे कि सर सिंबल, बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से डिनोट किया जाता है, और उसकी यूनिट को भी V से, दोनों V है। पोटेंशियल भी V और यूनिट भी V। यहाँ पर V जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पर यहाँ का V जो है वोल्ट है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक चीज़ लिखते हैं, जगह बच गई है, हम इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों आपको अब समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया। अब डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, और डिफरेंस के लिए 2 क्वांटिटी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहीं से पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, इस बार इन्फिनिटी नहीं आएगा, क्या आएगा? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब इसकी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सेम आएगी। बोलो क्या आएगी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग की जगह आप मूविंग भी लिख सकते हैं, इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। शॉर्ट में लिख देता हूँ बच्चों, बोल तो रहा हूँ ना मैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बच्चों आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें, लिख लें बच्चों, जल्दी से लिख लें, लिख लो बच्चों। लिख नहीं पाते हो तो बच्चों स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो, जल्दी से ले लो, ठीक है। रफ कर रहा हूँ। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। मैंने इसके लिए पानी वाला एग्जाम्पल दिया था, पानी से आपको समझ में आ गया होगा कि भैया पानी अपने आप कहीं नहीं जा सकता, उसके लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए, तभी वो वर्क कर पाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या? टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर, डिस्टेंस नापने के लिए ओडोमीटर, स्पीड मेज़र करने के लिए स्पीडोमीटर,
करंट मेज़र करने के लिए एम मीटर, वैसे ही वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट which measures electric potential difference, between 2 points. Which measures electric potential difference between 2 points. इसका सिंबल क्या है? तो सिंबल बहुत ही सिंपल है। एम मीटर के सिंबल में ए लिखते थे, वोल्ट मीटर के सिंबल में वी लिखते हैं, लेफ्ट में प्लस, राइट में माइनस। याद रखेगा ये सिंबल होता है। अब वोल्ट मीटर तो हो गया, वोल्ट मीटर क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अब बच्चों अब हम डिफाइन करते हैं कि 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। 100 किलोमीटर पर आवर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, देखते हैं। तो बच्चों आपको इसका आंसर देने के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो बच्चों होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन। डिफरेंस में क्या वर्ड आता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, याद होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम V से डिनोट करते हैं, W वर्क को W को से, चार्ज को Q से। अब बच्चों बताओ 1 वोल्ट कब आएगा? 1 वोल्ट कब आएगा? जब वर्क आप कितना करें? 1 जूल, और चार्ज कितना ले? 1 कूलम। सर आपको कैसे पता? देखो ना, 1/1 इज़ 1, और जूल पर कूलम, याद करें जूल पर कूलम 1 वोल्ट होता है। याद करें 1 वोल्ट कितना होता है? 1 जूल पर कूलम। तो बेटा इसकी इंग्लिश खुद से बनाएं, खुद से बनाना सीखो भैया, खुद से बनाना सीखो। 1 जूल पर कूलम कैसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? if 1 joule of work is done, if 1 joule of work is done to moving 1 coulomb of charge। क्या मतलब? 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने में कितना वर्क लग रहा है? 1 जूल। तो हम कहेंगे कि उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। इंग्लिश में लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। if 1 joule of work is done in moving, if 1 जूल ऑफ वर्क, मतलब कभी आप 1 जूल का वर्क कर रहे हैं, if 1 जूल ऑफ वर्क is done in moving 1 coulomb of charge from 1 point to another point, from 1 point to another point is called 1 volt of potential difference between। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। क्या मतलब? बच्चों कभी आप 1 जूल का वर्क कर रहे हैं, कितने जूल का? 1 जूल का वर्क कर रहे हैं, वो भी कितने? If 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from 1 point to another point, then 1 volt of potential difference between 2 points। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ डिटेल में समझाता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल समझाता हूँ। तो बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो क्वेश्चन हम NCERT का ही ले लेते हैं। NCERT का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाउ मच वर्क इज डन, क्वेश्चन है हाउ मच work is done in moving 2 coulomb of charge across 2 points having potential difference of 6 volt। सर क्या मतलब समझाएं बच्चों? इसका मतलब ये है हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क करना पड़ेगा इन मूविंग 2 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज कितना दिया हुआ है? 2 कूलम। चार्ज कितना दिया हुआ है? 2 कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का दिया हुआ है? 6 वोल्ट।
तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बोलो क्या होता है, W/Q। हाँ है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट, W हमें निकालना है और चार्ज कितना दिया है 2 कूलम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों बताओ W कितना आएगा 6 2 जा, और बच्चों 6 2 जा 12, और वर्क यूनिट क्या होती है बच्चों जूल, तो वर्क कितना आ जाएगा 12 जूल। हाँ है ना बच्चों, ये न्यूमेरिकल कितना सिंपल है, कितना प्यारा, जग से भी नहीं आ रहा, कितना सिंपल है। आपको वर्क निकालना है और चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट। बच्चों जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसे रफ़ करता हूँ। नोट डाउन कर लें बच्चों, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें, फिर मैं रफ़ करूँगा। जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले, फिर मैं रफ़ करूँगा। करूँ बच्चों मैं रफ़ कर रहा हूँ, रफ़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं राइट का मैंने रफ़ नहीं किया है। मैं एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ आपकी एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी, अगला क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन to each coulomb of charge, how much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt बैटरी। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लें, मैं समझा रहा हूँ। लिखें बेटा, लिखो। क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, तो मैं आपको जब तक क्वेश्चन समझा दूँ। हाउ मच एनर्जी इज गिवन, एनर्जी मतलब वर्क। भाई एनर्जी आपको पता होगा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, क्लास 9th में हमने पढ़ रखा है। कितनी एनर्जी लगेगी, एनर्जी का मतलब वर्क करना पड़ेगा। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, ईच कूलम का मतलब होता है 1 कूलम, ईच का मतलब 1 ही तो होता है, ईच कूलम मतलब एक पर्टिकुलर 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी का। तो बच्चों बताओ V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। V का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, V का फॉर्मूला होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो V का फॉर्मूला W/Q। हाँ है ना, V कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, W निकालना है, और चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम। हाँ है ना, तो बच्चों वर्क निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वर्क निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और बच्चों 6 1 जा 6 और 6, और वर्क यूनिट क्या होती है बच्चों जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों, जूल होती है। हाँ या ना, वर्क यूनिट होती है प्यारे बच्चों, जूल होती है। तो बच्चों हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, आज का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, करंट पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, वोल्ट मीटर पढ़ा, एम मीटर पढ़ा, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा, कंडक्टर पढ़ा, इंसुलेटर पढ़ा, न्यूमेरिकल्स किए। बहुत बड़ा लेक्चर हो गया पर मज़ा आ गया होगा। इलेक्ट्रिसिटी, जिन बच्चों के मन में डर था इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सर हमें समझ नहीं आ रहा है क्या, इलेक्ट्रिसिटी का डर थोड़ा ख़त्म हुआ बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का डर ख़त्म हो चुका होगा आपका। आपने इसे लिख लिया होगा, बस लिख लिया। अब मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ, तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्त उन भी परेशान हो रहे हैं कि हम किससे पढ़ें, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो उन्हें हमारी वीडियो शेयर करें और उनसे कहें कि ये हमारे सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या ख़राब पढ़ाते हैं, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। कभी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक करें। डिसलाइक करोगे तो भी मज़ा आएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आ रही है, तो मैं और अच्छे तरीके निकालूंगा अच्छे से समझाने के लिए। तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आज के दिन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, और अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंबल क्या होते हैं, सर्किट क्या होता है, सब कुछ पढ़ने वाले। तो आपने कभी इसको नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए यहीं मैं विदा लूँगा। टाटा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।